सबको धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। दुर्गेश जी आपका भी धन्यवाद, क्योंकि आपके कारण ही यहाँ पर थोड़ा सा रूबरू हो सके हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अमित जी जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो मैं देख रहा था कि उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी मेहनत की है उसके ऊपर। तो एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ ये है कि जब एस्ट्रोलॉजी थी तब बाजार नहीं था। एस्ट्रोलॉजी हमारी सदियों पुरानी है, बाजार आ गया है। मीन डाउ की भी बात करेंगे तो 140 साल का डाउ है सिर्फ। 3 जुलाई 1886 को बना था। तो मार्केट कैसे चलता है, कुछ एस्ट्रोलॉजर आपने देखे होंगे, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सिर्फ जो कॉम्बिनेशन दिया गया है शास्त्र में उसको देखेंगे, एक कॉम्बिनेशन को उठाएंगे, बता देंगे कि आपका गोल्ड सिल्वर जाएगा या आपका मार्केट ऊपर जाएगा। क्या उस डेफिनेशन को डाटा के साथ बैक टेस्टिंग की जा रही है? मेरे ध्यान में ऐसा वीडियो नहीं आया कि जहां पर आपको बैक टेस्टिंग के साथ डाटा दिया जाए। एक प्रेजेंटेशन हमने सूरत में दिया था निफ्टी के ऊपर। पहले मुझे ये बताइए कि मेरे को यूट्यूब पे कौन कौन देख रहा है? थैंक यू। फिर आपको आइडिया होगा कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग पैसा बचाते हैं, देखिए पैसा बहुत मेहनत से बनता है, चाहे वो 10 रुपए है, चाहे वो 10 लाख है, चाहे वो 10 करोड़ है। तो YouTube के माध्यम से मेरा यही कोशिश है कि पैसा आपका बचना चाहिए किसी भी तरीके से। जहां पर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है वहां पर इंडिकेट कर रहे हैं कि गड़बड़ है, जहां पर लग रहा है कि तेजी है वहां पर तेजी भी बता रहे हैं। सिल्वर में मैंने मई में बताया था कि साइकिल आ रहा है इसका, इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। 98,000 का सिल्वर था उस समय, इसने 172 पर टच किया। गोल्ड में भी मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, सुपर साइकिल में गोल्ड करके एक वीडियो है, आप देखिएगा, उसको मजा आएगा आपको। काफी कुछ यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। दुर्गेश जी के साथ बहुत बात होती है लगातार, क्या पोजीशन होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, लगातार बात होती रहती है। तो इस पे आते हैं। अब ये जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में जो शास्त्र कहता है कि गोल्ड को 6 चीजों से देखेंगे। एक जुपिटर से देखेंगे क्योंकि रंग ही येलो है, एक सूर्य से देखेंगे, एक मंगल से भी देखते हैं। कुछ लोगों को लगता है मंगल से नहीं देखा जाता, लेकिन हमारी जो उत्तर काल अमृत हमारा जो ग्रंथ है उसमें मंगल को डेडिकेट किया गया है जो इसके लिए, गोल्ड के लिए। फिर मेष राशि से सोने का विचार किया जाता है, मकर राशि से सोने का विचार किया जाता है, सिंह राशि से भी सोने का विचार किया जाता है। यहाँ पर कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं जब गोल्ड चलता है, या कौन कौन से कॉम्बिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट सैटर्न का मूव बहुत कुछ डिसाइड करता है सोने को लेकर। जहां पर शनि बैठ जाता है वहां पर चीजें बहुत तेज हो जाती हैं। ये हिस्टोरिकली भी देखने में है। अब आपको कुछ डाटा भी दिखाऊंगा जहां पर आपको लगेगा कि वाह क्या ही हो रहा है। और जो डाटा अमित जी ने शेयर किया था वहां पर भी कुछ चीजें जो मेरे दिमाग में चल रही थी, अमित जी जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा कि कैसे कैसे चीजें चलती हैं। फंडामेंटली देखते हैं तो गोल्ड 3-4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, यदि अस्थिरता है तो गोल्ड चलेगा ही चलेगा, कोई रोक नहीं सकता। अब दूसरा फैक्टर है सेंट्रल बैंक की बाइंग, ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा जो मोमेंटम फैक्टर है वो फेडरल रिजर्व है आपका, जो कहता है ना, कल खबर आई कि पता नहीं फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा या नहीं करेगा, गोल्ड डिप कर गया 3% नीचे। तो जो इन्होंने बताया कि इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी उस समय, इस तरह के ट्रेडर के लिए तो ठीक है, मीन टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। मैंने कैसे बचा दिए? थैंक यू। आप शायद ग्रुप में हो, है ना? ओके। तो कल एक मैसेज कंफर्म किया था, जब गिर रहा था तो एक मैसेज डाला था ग्रुप में कि 10 बजे के आसपास रिकवरी आनी चाहिए। तो जो पैनिक सेलिंग हो रही थी वो शायद रुक गई उस समय। कुछ लोग थे जो कंसर्न थे कि गिर रहा है, वापस आएगा। तो मेरा अभी व्यू है कि गोल्ड अभी चमकेगा, अभी और चमकना चाहिए। मुझे अपने उसके एस्ट्रोलॉजिकल रीजन समझ में आ रहे हैं। अब ये जो मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखाने जा रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा था जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, फेडरल रिजर्व और सेंट्रल बैंक की बाइंग। आपने एक स्लाइड देखी अभी सेंट्रल बैंक की बाइंग की। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की कि 14% की सेंट्रल बैंक की बाइंग थी 2022 में, अब ये वो 23% है जो अमित जी ने दिखाई। अब कौन कौन बता सकता है 2022 में मेजर चेंज क्या हुआ है? इतना ऊपर क्यों आया वो 14 से 23%? 2022 में कुछ बड़ा हुआ था, क्या हुआ था जियोपॉलिटिकली? 2022 के अंदर यूक्रेन और वार हुआ था। यूक्रेन के ऊपर इन्वेड कर दिया रशिया ने। यूएस ने रशिया का डॉलर रिजर्व जो था वो फ्रीज कर दिया। अब इमेजिन करिए, यूएस गुंडागर्दी कर रहा है, उसका अपना रिजर्व जो था वो फ्रीज कर दिया। पूरी दुनिया में मैसेज गया कि डॉलर में अब इन्वेस्टमेंट नहीं रखेंगे, कम करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है।
ये एक जियोपॉलिटिकल घटना हुई है। जियोपॉलिटिकल घटना कहां से प्रेडिक्ट करेंगे? एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट करेंगे। तो अब पिछले 5 साल में 7 साल में 2015 का डाटा यदि आप उठाकर देखते हैं तो जो सेंट्रल बैंक्स के पास रिजर्व होता है 62% ऑफ द रिजर्व वाज इन द डॉलर 2015 में। आज का डाटा यदि आप उठाएंगे तो वो डॉलर रिजर्व जो गिर के आ गया 57% के ऊपर। यानी कि सेंट्रल बैंक्स के पास जितना रिजर्व होता है उसका यदि 62% डॉलर में था, वो डॉलर रिजर्व कम होकर, ये तो इन्होंने इसका डाटा दिखाया था ना, बॉन्ड वगैरह का डाटा दिखाया था, उसका जो डॉलर रिजर्व है वो कम होकर 57.5 के आसपास आ गया। यानी कि 5% के आसपास सेंट्रल बैंक का डॉलर रिजर्व ही कम हो गया। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का पिछले महीने का रिपोर्ट है कि जिसमें उन्होंने 73% बैंक्स जो है, जो उन्होंने सर्वे किया, 73% ऑफ द सेंट्रल बैंक्स ने कहा कि हम गोल्ड को एज ए पॉलिसी 5 साल के लिए बाइंग जारी रखेंगे। आप इमेजिन करिए यदि गोल्ड को एज ए पॉलिसी 5 साल तक के लिए सेंट्रल बैंक बाय कर रहे हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हम भी तो गोल्ड रख सकते हैं ना। तो सबसे पहले तो गोल्ड अगले 5 साल के लिए रखिए जब तक सेंट्रल बैंक रख रहे हैं। उसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। फंडामेंटली एंड एस्ट्रोलॉजिकली मैं दोनों चीजों को चेक करता हूँ। सिंस आई एम ए जर्नलिस्ट तो मेरा थोड़ा सा डेप्थ वाला स्टडी ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर आपके सामने अब स्लाइड चलनी शुरू होंगी। अब देखिएगा, ये इसका नाम मैंने रखा है कॉस्मिक साइकिल एंड द बुलियन मूव्स। ये सैटर्न का मूव है। ये वैसे डाटा डाउ जोन्स इंडेक्स का है, लेकिन मैं आपको मूव्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सैटर्न के मूव के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए, ये 1907 का मूव है। पहली वर्ल्ड वॉर कब लगी थी? किसी को याद है? 1914 में। ठीक है, सैटर्न का मूव था उस समय एरिस या टॉरस में था। तो सैटर्न जब मूव हुए थे पाइसेस में, ये 1907 का पीरियड था। उस दौरान डाउ का मूव ये था। डाउ जब सैटर्न आए तो डाउ आते ही गिर गया 37% का। हमारा बाजार नहीं था इसलिए मुझे डाउ का सहारा लेना पड़ा उसके लिए। जब अगला मूव आया 9 से 12 तक का, वहां पर देखिए उसमें भी आते ही सैटर्न ने मींस मार्केट, इक्विटी मार्केट गिरा दी। अब इसका मतलब ये हुआ कि सैटर्न जब पाइसेस में, एरिस में आता है तो अल्टीमेटली वो बाजार में गिरावट लाता है। ये 12, 13, 14 का मूव है। देखिए जरा, 12 में जो डाउजोन का, ये डाउजोन इंडेक्स की वैल्यू है बाय द वे 87, ये उस समय का डाटा है। अब देखिए 10% और 30%, 40% गिरा जब सैटर्न टॉरस में था। ये यहाँ पर गोल्ड की हम बात करेंगे, साथ साथ में आपको थोड़ा सा इक्विटी का भी आइडिया हो जाएगा। ये सूरत में एक प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें मैंने बताया था कि इक्विटी में क्या होने वाला है आगे। यहाँ पर 1907 से लेकर 1914 तक के सिग्निफिकेंट इवेंट जो है वो मैंने लिस्ट किए हैं। यहाँ पर देखिए, बैंकिंग क्राइसिस आया था। एक फोटो देखी थी मैंने इंटरनेट के ऊपर, 1907 में वॉल स्ट्रीट के ऊपर क्योस मचा हुआ है क्योंकि लोग अपना पैसा बचाने के लिए भाग रहे हैं। इसके बाद सैटर्न क्या करता है? सैटर्न करेक्शन करता है। इसके बाद फेडरल रिजर्व बना था 1907 में जब बैंकिंग क्राइसिस आया था यूएस में। उसके बाद फिर फेडरल रिजर्व बनाना पड़ा उनको, और ये एक सबसे बड़ा इवेंट था 1907 जब सैटर्न क्राइसिस में थे। फिर इमरजेंसी करेंसी अथॉरिटी पास हुई थी वहां पर 1908 में। ये सारे जो इवेंट हैं 10-11 का यदि हम इवेंट देखते तो 1910-11 में भी एक रिसेशन आया था। ये था एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट इन द बिजनेस साइकिल फोर्सेस कोज एंड लॉन्ग ईयर मार्केट कंट्रैक्शन। तो इक्विटी को लेकर या मार्केट को लेकर जितने भी मूवमेंट होते हैं वो नॉर्मली सैटर्न जब जुपिटर की राशि में है तब होता है। ये पाइसेस वाला सारा साइकिल है। फिर टाइटन सिंक हुआ था, वो टाइटैनिक, सॉरी, ये एक बड़ा वैसे इवेंट इसमें डाला हुआ है। बाल्कन में वार्स हुई थी। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डिस्टर्ब होता है, जब वॉर लगती है, तब गोल्ड एंड सिल्वर चलता है। ये इवेंट इसलिए आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कैसे डिस्टर्ब हो सकता है। 1914 जुलाई में वर्ल्ड वॉर 1 ब्रेकआउट हो गया था। मार्केट प्लंग हुआ था, बहुत सारी एक्सचेंज क्रॉस हो गई थी। ये शायद पहला मौका था जब डाउ 3 महीने के लिए बंद रहा 1886 में उसके गठन के बाद। उसका अगला साइकिल, दूसरा वर्ल्ड वॉर कब लगा था याद है किसी को? हिरोशिमा नागासाकी 1939 में। सैटर्न अगेन पाइसेस में आया, वहां पर उसने वर्ल्ड वॉर शुरू करवा दिया। देखिए उस साल जो S&P 500 था, वो S&P 500 का डाटा, ये 35.34%। एंड इन द 6 months between the August 37 and the January 38 US economy dropped sharply।
ये इकोनॉमिक ड्रॉप आउट आया था। जब इकोनॉमिक ड्रॉप आउट आता है तो पैसा कहाँ जाता है? गोल्ड एंड सिल्वर में। सैटर्न इन एरीज 39 से लेकर दिसंबर 2041 तक। अब देखिए यहाँ पर मार्केट का रिटर्न नेगेटिव है। इससे मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इक्विटी आगे कैसे क्रैश होने जा रही है और गोल्ड एंड सिल्वर कैसे अल्टरनेट जो है वो इन्वेस्टमेंट सोर्स बनेंगे आपके इन्वेस्टमेंट मेन्यू। ये 1937 से लेकर 44 तक के इवेंट है जब सैटर्न का ट्रांजिट पाइसेस में था, एरीज में था एंड टॉरस में था। 37-38 में आप देखिए यूएस रिजॉल्ट रिसेशन, कॉस्ट स्टॉक मार्केट लॉस 50%, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस collapse। उस समय इतना कमोडिटीज में ट्रेड होता नहीं था, सो क्योस जब मचा, सारा कुछ जब हुआ तो कमोडिटी भी उस समय गिरी थी। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ब्रेकआउट हो गया था। जर्मनी ने इन्वेड कर दिया था पोलैंड में और लंदन स्टॉक एक्सचेंज टेम्पररी क्लोज करना पड़ा था। 2008 किसको याद है? सर्किट जब लगे थे। ऐसा सिनेरियो अब दोबारा आ सकता है। 1941 में यूएस डिफेंस स्पेंडिंग जो थी वो लैंड लीज एक्ट जो है वो उन्होंने वो किया था ताकि थोड़ा सा इकोनॉमी में बूम आ सके, कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ सके, इनको वो करना पड़ा। अब देखिए 1907 में उन्होंने क्या किया? फेडरल रिजर्व की स्थापना की। 1940-41 में उन्होंने ये काम किया। 1941 दिसंबर में पर्ल हार्बर अटैक हुआ था जब वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो बाद में खत्म हुई थी। इसके बाद वॉर बॉन्ड्स प्रोग्राम बिगिंस, इसके बाद वॉर एंड होनी शुरू हुई थी। 42 से लेकर 44 तक वॉर टाइम प्राइस कंट्रोल एंड बॉन्ड फाइनेंसिंग स्टेबलाइज मार्केट, यूएस डॉलर ग्लोबल डोमिनेंस स्ट्रेंथ। यहाँ से यूएस डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस शुरू हुई थी। जो आज हम पूरी दुनिया में यूएस में ट्रेड कर रहे हैं वो इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। क्यों डॉलर मजबूत है? इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। अब आगे ये तो सबको याद होगा, ये सबको याद होगा 1996 से लेकर 2003 ये जो ट्विन टावर्स का अटैक किसको याद है? ट्विन टावर्स पे अटैक इसी पीरियड में हुआ था। एशिया में रिसेशन जबरदस्त तरीके का इसी पीरियड में आया था। .com बबल इसी पीरियड में हुआ था। ये तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबको याद होगा। 2001 का .com बबल, एशिया का रिसेशन। हमारा बाजार उतना नहीं गिरा था लेकिन थाईलैंड, ये जो कोरिया, ये सारे बाजार गिर गए थे लगभग 50% के आसपास। तो ये एक इवेंट था और हमारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हमारी सेनाएं और पाकिस्तान की सेनाएं, हमारे 5 लाख उनके 3 लाख सैनिक लगातार 3 महीने बॉर्डर पे आमने सामने थे। एज ए जर्नलिस्ट में उसको कवर करना था। तो ये मैंने इसलिए मेंशन किया। यहाँ पर देखिए मार्केट कैसे गिरा था 96, 97, 98 में। एशियन स्टॉक मार्केट इन इफेक्टेड कंट्रीज इफेक्ट हुआ था। वहां पर 50 से लेकर 70% तक इक्विटी गिरी थी। एरीज में जब सैटर्न आए 98, 99 ये थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, लेकिन बाद में 2001 का पहला फॉल हमने देखा था। जब हमने .com बबल देखा था 2000 जनवरी 2000 का जो हमारा निफ्टी था वो 1654 पे था और सितंबर 2001 का निफ्टी हमारा 849 पे था। तो आप मानिए 50% का फॉल 2001 में आया था। जो फॉल एशियन मार्केट में पहले आ गया था बाकी मार्केट में, वो फॉल हमें 2001 में देखने को मिला था हमारे बाजार में। और ये फॉल डाउ जोन्स में भी आया था। सैटर्न इन टॉरस 2000 से लेकर 2002। अब देखिए ये फॉल जब टॉरस में आया सैटर्न 13%, 16%, 13%, लगभग 50% का फॉल। मीन अब मूवमेंट देखिए सैटर्न की और मार्केट का फॉल्स देखिए। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कैसे सैटर्न इंपैक्ट करता है मार्केट साइकिल्स को। ठीक है, ग्लोबल मार्केट करेक्टेड शार्पली ड्यू टू द शार्प सेल ऑफ इन द टेक। अब टेक में क्या चल रहा है? बाहर देखिए एप्पल 4 ट्रिलियन, एनवीडिया 5 ट्रिलियन, ये पीक है, यहां से गिरेगा और बहुत गंदे वाला गिरेगा। ये जो इवेंट हुए ये सबको मैंने वैसे ही बता दिया कि क्या क्या हुआ था 1996 से लेकर 2003 के बीच में। अब आइए ये चार्ट एक बताया था अमित जी ने। अब यहाँ पर आइए, जब अमित जी ने बताया था कि ये डिक्लाइन हुआ है, इन्होंने थोड़ा सा रूपी टर्म में बताया था, मैं डॉलर टर्म में आ रहा हूँ। 1970 का रेट, 1 जनवरी 1970 का गोल्ड का रेट था $35 के आसपास। सैटर्न एरीज में थे, अभी सैटर्न ने एरीज में आना है। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा था ना कि अभी पता नहीं $4000 चला गया, कहाँ ही चला जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा था कि 1 लाख पे आ गया सोना, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा। एस्ट्रो साइकिल चीख चीख के बोल रहा है कि यहाँ से कम 5 गुना होने जा रहा है।
$34 का गोल्ड 1970 में, 1980 में $670। अब यहां से काउंट करिए कितने गुना है ये। अमित जी ने इंडिकेट किया कि रुपी टर्म में ज्यादा होता है, उस पर भी मैं आऊंगा करेंसी की डेवलपमेंट कैसे होती है एस्ट्रो साइकिल के मुताबिक। वही गोल्ड आपको जो 670 में मिल रहा था, वही गोल्ड आपको 233 में मिल रहा था 1980 में, जो अमित जी ने बताया, और वही गोल्ड 2011 में 1826 में। अब सैटर्न का ये साइकिल शुरू होना है अभी जून 2027 में। आप इमेजिन करिए ये कहां जाएगा। ये पिछले 70 साल का डाटा है गोल्ड का। इससे पहले गोल्ड कभी इतना नहीं बढ़ा था, इतनी मूवमेंट गोल्ड में कभी नहीं आई थी। ज्योतिष कहता है देश काल पात्र जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इससे पहले ये हुआ क्यों? पहली बात तो ये है कि ये क्यों हुआ। एज ए इकोनॉमिस्ट या एज ए बिजनेस जर्नलिस्ट मैंने इसको सर्च किया तो निक्सन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने डॉलर डिवैल्यूएट कर दिया। डॉलर डिवैल्यूएट हुआ था 75%। अब 75% जब डॉलर डिवैल्यूएट हुआ, उन्होंने अपने डेट क्राइसिस को मैनेज करने के लिए डॉलर डिवैल्यूएट किया। नतीजा ये हुआ कि यहां से $35 का सीधा $670 पहुंच गया। अब अमेरिका में क्या चल रहा है? $38 ट्रिलियन का डेट है अमेरिका के ऊपर। अगले साल 5 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म पोल होगा। 30 अक्टूबर को गुरु केतु के नक्षत्र में आएंगे। पूरी दुनिया में इक्विटी गिरेगी, गोल्ड भागना शुरू हो जाएगा। जो डॉलर इंडेक्स 110 पे आपको नजर आ रहा था, वो हमने 96 पे देख लिया। आज की डेट में 99 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स गिरेगा और ज्यादा। रुपी, जैसे हमने हिस्ट्री में देखा कि रुपी वीक हुआ है, मुझे लग रहा है कि पैसा अब इंडिया में वापस आना शुरू होगा। जो हमारे बाहर भाई बैठे हैं, एनआरआई भाई बैठे हैं, उनका भरोसा इंडिया में लौटेगा। हो सकता है हमारी करेंसी स्ट्रेंथन करे ज्यादा एज फार एज दिस एस्ट्रो साइकिल इज कंसर्न। और करेंसी के कुछ डेवलपमेंट दिखाता हूं आपको। ये आपके सामने गोल्ड की परफॉर्मेंस का हिस्टोरिकल चार्ट है। देखिए जो मैंने आपको डाटा दिखाया, ये मैंने ऐसे चार्ट निकाल लिया। वैसे अमित जी का चार्ट बढ़िया था इस मामले में। अब ये जो 6 साल के लिए मार्केट होने जा रही है, इसमें थोड़ा सा एक पार्ट मैंने इक्विटी का भी जोड़ लिया हल्का सा, ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इक्विटी कैसे काम करती है। ये बाय द वे सूरत की प्रेजेंटेशन वाला मेरा पार्ट है। ये नवंबर 2026 का चार्ट है, इस डेट को याद रखिएगा। और इस महीने में आपको बाजार में बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आएंगी, रेड वाली। ये याद रखिएगा इसको। ये रिकॉर्ड पे मेरा तो खैर सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। और यहाँ पर गुरु मंगल के साथ है, राहु केतु एक्सिस में है, केतु के नक्षत्र में है, शनि से 6 एक्सिस में है। शनि नीच राशि में, शनि मीन राशि में जा चुके हैं। तो यहां से बाजार गिरना शुरू हो जाएगा, इक्विटी गिरेगी, गोल्ड में एक्सपोजर लोगों का बढ़ना शुरू हो जाएगा, गोल्ड में भरोसा ज्यादा बढ़ेगा। अब ये जनवरी 2027 का चार्ट है, सेम काइंड ऑफ चार्ट है और सेम काइंड ऑफ प्लैनेटरी पोजीशन है। सिर्फ एक चेंज आया कि केतु थोड़ा सा पीछे हटके गुरु के साथ नहीं है, लेकिन बाजार गिरना नहीं रुकेगा क्योंकि गुरु केतु के ही नक्षत्र में होंगे। और मैं आपको बताता हूं, जब जब गुरु केतु के नक्षत्र में होते हैं तब तब बाजार गिरता है। 1929 ग्रेट डिप्रेशन के समय जब डाउ इंडेक्स ऊपर से 80% गिर गया था, डाउ इंडेक्स 1929 में उसकी वैल्यू थी 300। ये 1929 में गिरा, 30 में गिरा, 31 में गिरा, 32 में गिरा, डाउ इंडेक्स 60 पे आ गया था, टोटल 60 के। और इसको दोबारा 300 टच करने में 1953 आ गया था। आप इमेजिन करिए, एक चीज 1929 में 300 की वैल्यू है इंडेक्स की, वही वैल्यू उसकी 1953 में है। ऐसा ही इंडिया में हमने देखा था। जनवरी 2000 में हमारा निफ्टी था लगभग 1654, जैसे मैंने आपको बताया। सितंबर 2000 का निफ्टी था 845, और अगेन हमने वो सेम लेवल देखा था दिसंबर 2003 में, लगभग 47 महीने बाद। इससे पहले जब हर्षद मेहता कांड हुआ था, उस समय भी गुरु केतु के नक्षत्र में थे। उस समय सेंसेक्स हुआ करता था अप्रैल 92 में, 1 अप्रैल को गिरना शुरू हुआ था ये, और इसमें रुकावट थमी थी जाकर जनवरी 1993 में, सॉरी अप्रैल 1993 में। 30 अप्रैल 93 को उसने बॉटम बनाया, फिर वहां से घूमा और उसने जाके सेम रिकवरी, सेम जो है वो लेवल हासिल किया जनवरी 1994 में। इसी तरह 2008 में हुआ था। 2008 में हमारा जो निफ्टी था 6357 के ऊपर था जनवरी में, ये गिरा 27 अक्टूबर को 2252 का बॉटम बनाया, दोबारा उठा, फिर उसने कवर करने की कोशिश की। सितंबर 2010 में 6338 को हिट किया, फिर वापस आया, फिर दिसंबर 2013 में 6357 अगेन। आप इमेजिन करिए, एक चीज 6357 पे, 2252 पे, 6338 पे, फिर नीचे, फिर दोबारा दिसंबर 2013, यानी कि लगभग 71 महीने, 71 मंथ सेम लेवल। आप इमेजिन करिए उस दौरान यदि ट्रेडिंग की जाए उसमें,
यदि आपको पता लग जाए कि बाजार गिरने वाला है तो क्या होगा। अब ये सिर्फ इसी चीज के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये इसी चीज के लिए है क्योंकि पीछे बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, मार्केट पार्टिसिपेशन कम थी उस समय। बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं उस समय कवर कर रहा था इस चीज को, आई वाज विद द सीएनबीसी ऑन दैट टाइम। तो मैंने वो चीज देखी हुई है, मैंने लोगों के सुसाइड होते हुए देखे हुए हैं एज ए जर्नलिस्ट। तो मुझे ये है, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है बीइंग ए मिडिल क्लास कि आपका पैसा प्रोटेक्ट होना चाहिए। मार्केट के ऊपर बहुत लोगों का भरोसा जुड़ा होता है। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़े हैं, किसी ने अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़े हैं, कोई अपने बच्चे को हायर स्टडीज के लिए भेजना चाहता है, कोई अपनी सारी रिटायरमेंट का पैसा लगाकर बैठा है। बहुत सारे मेरे बुजुर्ग यहाँ पर हैं जो रिटायर्ड हैं। तो उस समय मेरी सिर्फ कोशिश ये है ये टाइमलाइन बताने की कि बाजार गिरेगा। उस समय यदि बाजार गिरेगा तो आपको कॉशियस रहना है। मीन ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आप अपना पैसा जो है वो डेट फंड में लगा देंगे या ज्यादा से ज्यादा मल्टी एसेट में लगा देंगे, 2% रिटर्न कम मिल जाएगा लेकिन आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी क्योंकि टाइम फ्रेम आ रहा है। यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी बड़ी बड़ी। अप्रैल 2028 ये अगेन यहाँ पर हो सकता है बॉटम बनता हुआ नजर आए। मीन जो हमने पीछे बॉटम देखा था ना लगभग 19-21 महीने के आसपास, अप्रैल 2028 के बाद आपको बॉटम बनता हुआ नजर आएगा। उससे पहले डिक्लाइन ही नजर आता है। सितंबर 2027 के आसपास भी हो सकता है थोड़ा सा बाजार रुके 2-3 महीने के लिए, लेकिन गिरावट मुझे लंबी नजर आती है। तो यहाँ पर यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये 32 तक, मुझे ये आखिरी 32 का चार्ट है। मुझे मार्केट यदि 26 में गिरनी शुरू होगी नवंबर में तो ये 32 में जाकर रुकेगी। ये तो खैर इक्विटी हो गया। अब यहाँ पर सेक्टर ट्रांजिट एंड करेंसी मूव, क्योंकि जब अमित जी ने समझाया कि यदि आप बाहर इन्वेस्ट करते हो, ग्लोबली इन्वेस्ट करते हो, डॉलर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको गोल्ड में रिटर्न नहीं मिलते, लेकिन यदि आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है हमारी, तो उसका रिटर्न अच्छा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि यार हिस्टोरिकली इतने बड़े बड़े मूव करेंसीज में भी आए हैं, वो कब आए हैं और उसका साइकिल क्या था, एस्ट्रो साइकिल क्या कहता है उसके बारे में। 1967 में यूके का पौंड जो है वो डिवैल्यूएट हुआ था। आप देखिए आपके सामने है यहाँ पर 14% की करेक्शन आई थी पौंड में। आप इमेजिन करिए आज पौंड में 14% की करेक्शन आ रहे हैं। वैसे पौंड टूट रहा है। अगले हफ्ते 26 को यूके में बजट है। बजट के दिन उनके पास फंड्स नहीं है जो उन्होंने पोल प्रॉमिस किए हैं, कमिटमेंट किए हैं। टैक्स लगाना पड़ेगा तो यूके के प्रधानमंत्री स्टीमर जाएंगे। यदि वो जाते हैं तो गोल्ड सिल्वर में एक और रैली बन जाएगी, ये याद रखिएगा थोड़ा। यहाँ पर 1971 देखिए जो मैंने बात की थी निक्सन वाली, निक्सन प्रेसिडेंट थे उस समय अमेरिका के, डॉलर डिवैल्यूएट हुआ था। उन्होंने जो है वो इसको निक्सन शॉक करके बोलते हैं। 75% डॉलर डिवैल्यूएट हुआ था। 1991 में ब्राजील ने लॉन्च किया था रियल फंड, इंक्लूडिंग ए मेजर लॉन्च इन द 1994। 99 में यूरो लॉन्च हो गया था। यूरो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, नई करेंसी है ये, 99 में हुआ था। इसके पहले 98 के आसपास वो शायद पॉइंट रह गया, मिस रह गया। यहाँ पर रशिया की करेंसी रूबल डिवैल्यूएट हो गई थी। तो अभी जो बातें चल रही हैं ब्रिक्स को लेकर, ये सारा कुछ तब हुआ जब सैटर्न या तो पाइसिस में थे या एरीज में थे, सैटर्न पाइसिस में आ चुके हैं। अब पाइसिस में आ चुके हैं 29 मार्च को, तो अभी ये एरीज में जाएंगे जून 2027 में। अब यदि इतना कुछ हो रहा है हिस्टोरिकली, यदि हम इसको देखते हैं, गोल्ड सिल्वर के मूव को देखते हैं, करेंसी के अगेंस्ट उसकी हेजिंग को देखते हैं, तो क्या आने वाला टाइम क्या कहता है? आने वाला टाइम ये कहता है कि टॉरस में एरीज में जब शनि जाएंगे जून 2027, टॉरस में आगे आएंगे 2030 में। मुझे लग रहा है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बहुत डिस्टर्ब रहेगा। करेंसी में बहुत सारी चीजें चेंज होने जा रही हैं। डॉलर इंडेक्स अभी आप और गिरता देखेंगे। डॉलर की वैल्यू जो है वो जो है कम हो जाएगी। सेंट्रल बैंक की बाइंग्स, जो उन्होंने बताया कि मैं नहीं बता सकता कि कितनी बाइंग करेंगे, क्लियर इंडिकेशन दिया है गोल्ड वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो सर्वे है उसमें कि सेंट्रल बैंक जो है वो बाइंग करना जारी रखेंगे। हो सकता है ये जो 23% अमित जी ने दिखाया वो आपको अगले 2-3 साल में 30% की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। यदि सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व में 23% गोल्ड रख रहे हैं तो एज एन इन्वेस्टर हमारे पास वो 23% क्यों नहीं होना चाहिए आज की डेट में? सबसे पहले में सिंपल सी बात है, जिसके पास लोगों का पैसा है वो 23% रख रहा है तो हम क्यों नहीं रखेंगे? अल्टीमेटली वो एक तो लर्निंग ये है, ये फंडामेंटल लर्निंग है। एस्ट्रोलॉजिकल लर्निंग इसमें यह है कि गोल्ड यहाँ से भागेगा ही भागेगा। यहाँ से मुझे लग रहा है, जो हमने आपको साइकिल बताया, कम से कम अगले 5 साल में आप मान के चलिए 5 या 6 साल में आपको 3-4 गुना का गोल्ड मिलना चाहिए। यदि इतना सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है, एस्ट्रो साइकिल उसको इंडिकेट कर रहा है,
तो हम यहाँ पर क्यों इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे। लेकिन मेरी ये जो राय है ये सिर्फ लॉन्ग टर्म वालों के लिए है, MCX वालों के लिए नहीं है, क्योंकि MCX पे जब ट्रेड होता है लोग 20-20 लॉट लेते हैं, नीचे आता है 1% भी गिरता है तो वाट लग जाती है। तो मेरी जो भी मैं बोल रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मेरी जो है वो एडवाइस है, क्योंकि मीडियम टर्म में या शॉर्ट टर्म में आपको मून की मूवमेंट के ऊपर भी मूवमेंट देखने को मिल जाती है गोल्ड और सिल्वर में। मून 24 आवर में नक्षत्र चेंज करता है, 54 आवर में राशि चेंज करता है, 6 घंटे में नक्षत्र का चरण चेंज हो जाता है। इसीलिए जो रात को इनको मैसेज आया था कि रात को 10 बजे के बाद इंप्रूवमेंट होगा, उसमें मून की मूवमेंट ही थी। तो वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि कैसे मूव करेगा, लेकिन इंडिकेशन मिल जाता है उसमें भी। जो लोग ट्रेड करते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया है। और ये जो सिनेरियो है यहाँ पर यदि देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड अच्छा है। सिल्वर के ऊपर दुर्गेश जी ने बोला था कि सिल्वर के ऊपर भी बातचीत जरूर करिएगा। सिल्वर मुझे यहाँ से बुलिश लग रहा है फिलहाल, अभी एस्ट्रो साइकिल में भी बुलिश है। सिल्वर को हम देखते हैं शुक्र से, कर्क राशि से और चंद्रमा से, उसके कारक कम है ज्योतिष शास्त्र में। और चूंकि ये तीनों ही चीजें जो है वो काफी फास्ट मूविंग है, शुक्र 27 दिन में राशि चेंज करता है, चंद्रमा 54 आवर में चेंज करता है, इसलिए उसमें मूवमेंट ज्यादा आता है। लेकिन एक चीज मीडिया में भी, यूट्यूब पे भी, सब जगह पर थी कि सिल्वर $51 से करेक्ट करेगा। लास्ट टाइम जब हमने $51 देखा था तो 90-80 के आसपास का था। मेरा बाई पे बर्थ 79 का है। मैं देख रहा था यार जिस समय ये हुआ, सारा कुछ हुआ, ये सिल्वर ने टॉप आउट किया, उस समय मैं खैर पैदा ही हो रहा था, तो मैं स्टडी कर रहा था। तो उस समय का रीजन कुछ अलग था। निक्सन हंट ब्रदर्स से वहां पर यूएस में, उन्होंने सारी चांदी खरीद ली पूरी दुनिया की। कैन यू इमेजिन चांदी स्टोर करने के लिए कितनी जगह खरीदी गई? 2000 एकड़। 2000 एकड़ जगह सिर्फ चांदी को स्टोर करने के लिए खरीदी गई। अब सारी दुनिया की चांदी एक बंदे के पास है। तो हंट ब्रदर्स वाला जो वो बबल बना था वो एक दिन में फूटा, $51 आया, दोबारा पटका नीचे उसको $10 के ऊपर। तो ये बहुत रिस्की कमोडिटी हो जाती है। इसने फिर दोबारा टॉप किया 2011 में, जब लेमन ब्रदर का क्राइसिस आया, पूरी दुनिया में इक्विटी गिरी, गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा और सिल्वर दोबारा 51 टॉप कर गया। लेकिन वहां पर भी नहीं संभला और फिर नीचे गिरा और अब दोबारा उसने $51 टच किया, जो कि साइकिल में भी नजर आ रहा था और अब आगे भी नजर आ रहा है। उसके फंडामेंटल रीजन अलग है, उसके एस्ट्रोलॉजिकल रीजन अलग है। फंडामेंटल रीजन अमित जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाए, ग्राफ के साथ भी समझाया कि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन मेरे को एस्ट्रो साइकिल के मुताबिक चूंकि 2027 में दुनिया की इकोनॉमी डोल्ड्रम में जाती हुई नजर आ रही है, मेरे को मुझे लग रहा है कि कुछ वार टाइप सिचुएशन होगी। यदि इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप होती है जिस तरीके से लेमन ब्रदर के क्राइसिस में हुआ था, तो मुझे लगता है कि सिल्वर वहां से डाउन आएगा। इसीलिए मैं सिल्वर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। सिल्वर में यदि किसी की भी इन्वेस्टमेंट हो तो उस समय बुक जरूर करनी चाहिए। वहां से डाउन साइड हम देख सकते हैं। एक बार हो सकता है यहाँ से $80 $100 का सफर आपको दिखाए, चांदी आपको हो सकता है 2-2.5 लाख 3 लाख के आसपास भी नजर आए, ये बहुत पॉसिबल है। लेकिन 27 के बाद मैं उसमें बुलिश नहीं हूं। मैं गोल्ड में अगले 10 साल के लिए बुलिश हूं। जैसे दुर्गेश जी ने बोला कि इसका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, तो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू जो गोल्ड के ऊपर है वो बुलिश है। डॉलर टर्म में बुलिश हूं। रुपी में एप्रिसिएशन होता है, तो वो एक आपको चीज जरूर ध्यान में रखनी है, क्योंकि रुपी आगे जाकर एप्रिशिएट हो सकता है। अभी भी हमने देखा कि जब रुपी 90 के आसपास हिट कर रहा था तो आरबीआई ने इंटरवीन किया और रुपी को स्टेबल कर दिया, क्योंकि हमें 88-90 के आसपास का रुपी इकोनॉमिकली जो है वो सूट करता है। इससे ज्यादा जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, इससे कम आएगा तो भी एक्सपोर्टर को प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके की अमेरिका की हालत है, जिस तरीके से डॉलर पे भरोसा कम हो रहा है, जिस तरीके से अमेरिका डूब रहा है, मुझे लग रहा है कि डॉलर के अगेंस्ट रुपी भी जल्दी स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा। रुपी फिलहाल डॉलर इंडेक्स का पार्ट नहीं है, इसलिए हमारी करेंसी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आ जाता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर मीडियम टर्म में तो दोनों चमकेंगे, लॉन्ग टर्म में मेरा ज्यादा बेट जो है वो गोल्ड के ऊपर है। किसी का सवाल हो दुर्गेश जी? मुझे लगता है कि बहुत कुछ चीजें समझ आई होंगी। यदि कोई गलती रह गई हो मेरे से, क्योंकि मैं सबसे आप में से काफी लोगों से छोटा हूं, तो मुझे हाथ जोड़ के माफी मेरी तरफ से। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू। सब बड़ौदा वाले और इक्विटी वाले नॉर्मली हार्ट वाले होते हैं, तो आपने थोड़ा बहुत डरा है, पर वो डरने वाले नहीं। नहीं, डराने वाला सीन सिर्फ सिल्वर में है, गोल्ड में नहीं है। गोल्ड में तो वो बुलिश हूँ। इक्विटी में भी इक्विटी में भी मेरी बात सुनिए, मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ
कि इसको एज ए टूल यूज करिए। आप वहां पर जा रहे हैं, टेक्निकली 100 तरह के टूल यूज कर रहे हैं, RSI यूज कर रहे हैं, आप ब्लिंगर बॉन्ड यूज करते हैं, पता नहीं क्या क्या टूल्स लगाते हैं। इसको एज ए टूल जरूर यूज करिए, सारा कुछ देखिए, लेकिन यहां पर इंडिकेशन मिल रही है ये अकेला टूल है जो आपको टाइम बता सकता है। आपको चार्ट आज नहीं बता सकता कि यहां से गिरेगा, आपको टाइम फ्रेम बता सकता है कि यहां से गिरेगा। बढ़िया है सर। कोई भी एक फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है, एडवाइजर के थ्रू लेना होता है। एडवाइजर के पास जाने के लिए भी मेरे ख्याल से काफी हद तक कोई भी क्लाइंट होता है अपने अपने अलग अलग लाइफ साइकिल की स्टेज पे वो अपना एक क्लैरिटी के साथ चलता है। क्लैरिटी नहीं आती है तो धीरे धीरे 10-15 साल इन्वेस्टर बनने के बाद वो क्लैरिटी अपने आप कुछ हद तक आ जाती है। बिल्कुल। अब ये एस्ट्रो फाइनेंशियल एस्ट्रो पे आपने एक आज प्रेजेंटेशन किया, आपकी वहाँ पे कुछ सोच बन रही है। आपके पुराने जितने भी कनेक्ट से, आप इक्विटी को जानते हो, आप बुलियन को जानते हो, स्वर्णकाल पे आज आपने प्रेजेंटेशन पे हमें बुलाया, आपकी रिक्वेस्ट से आप आए जी। आपके पास मीडिया या ग्लोबल पॉलिटिक्स जो भी जितना सब आपके पास डॉट्स कनेक्ट थे उसका आपने निचोड़ करके आज हमें प्रेजेंटेशन दिया जी। आपके हिसाब से देखो, आपके साथ अगर मैं बात करता हूँ या कोई आपके साथ जैसे चैनल पे मैडम जुड़ी हुई है जी, आप भी एक टूल हो, आप एक रिसर्च टूल हो, आप एक गाइडिंग फैक्टर हो एज एन एस्ट्रोलॉजर। आपके जैसे और भी काफी सारे लोग होंगे, 10 को सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, 15 को सुनेंगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल। तो समझो कि एस्ट्रो थोड़ा बहुत भी अगर कोई बिलीव करता है, नहीं करता है तो प्रॉब्लम नहीं है जी, ओके। तो उसको पूरे डिसीजन मेकिंग में जी, फंडामेंटल स्टडी, अपना खुद का रिसर्च, अपना खुद का स्टडी अबाउट स्टॉक सेक्टर या एडवाइजर, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, जिसने जो अमित जी ने बताया, एस्ट्रो पे कितना वेटेज देना चाहिए? 5-10%, 10-15%, 50% या 100%? एज एन एस्ट्रोलॉजर बताऊंगा, एज एन एस्ट्रोलॉजर यदि मैं बताऊंगा मैं तो मैं थोड़ा सा बायस हो जाऊंगा, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के साथ आप भी बहुत कुछ चीजें सीखते हो। शास्त्र कहता है कि आप कुछ चीजें पीछे से लेकर आते हो, आपका पास कर्मा साथ होता है, लेकिन जो चीजें आप इसमें इस जन्म में सीखते हो, क्योंकि भगवान ने सिर्फ इंसान को इतना काबिल बनाया कि वो सोच सकता है। यदि वो सोच सकता है, यदि वो सही डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो उन्होंने बोला 50%, तो मुझे लगता है कि यदि आपका एक्सपीरियंस कुछ 50% बोला है तो इसमें 50% सपोर्ट जरूर लीजिए। इसको सिर्फ टाइमलाइन के लिए यूज करिए, टाइम फ्रेम के लिए। लेकिन यदि आप इंडिविजुअली अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसमें सेक्टर बड़े आराम से स्पेसिफाई हो सकते हैं, टाइम फ्रेम बड़े आराम से स्पेसिफाई हो सकता है। मान लीजिए किसी कुंडली में 8वें भाव की दिशा चल रही है और 8वें में ग्रह बैठा हुआ है, आप लगा दीजिए किसी में भी पैसा डूबेगा, कमोडिटी बहुत ग्रो कर जाएगी वो, लेकिन आप में पैनिक इतना आ जाएगा कि आप नीचे आने पे भेज दोगे। जैसे अमित जी ने बताया कि एक बंदा इन्वेस्ट करता है, जैसे कल रात का सिनेरियो, हम साथ में थे, गोल्ड कैसे नीचे आया, 9000 पॉइंट सिल्वर नीचे गिर गया। यदि किसी ने पैसा लगाया, अष्टम की दशा चल रही है, मून वीक है, तो वो 9000 पॉइंट नीचे काट के हाथ जोड़ेगा, नहीं मैं नहीं करूंगा। तो वो डिपेंड करता है कि टाइमिंग कौन सी होनी चाहिए, ये वहां से हम पता कर सकते हैं। बहुत फंडामेंटली बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता एस्ट्रोलॉजर आपको क्या सूट कर सकता है, क्या आपको मेटल सूट करेगा, क्या आपको बुलियन सूट करेगा, क्या आपको बैंक सूट करेगा, क्या आपको IT सूट करेगा, इतना भर तो बता सकते हैं देख के। क्योंकि अर्निंग भाव देखेंगे, D10 कुंडली देखेंगे, गुरु देखेंगे, बुध देखेंगे, आपका चंद्रमा देखेंगे और आपका आयसान और धनस्थान देखेंगे। इनमें कॉम्बिनेशन बिठाकर सिर्फ ये बता सकते हैं कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या ट्रेडर होना चाहिए। सबसे पहली बात, ट्रेडर के लिए अलग कुंडली बन जाती है, इन्वेस्टर की कुंडली अलग है। अब मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ। प्लीज। सेबी ने एक स्टडी की, उसमें बताया कि 90% इन्वेस्टर जो है वो बाजार में से निकलते हैं नुकसान करवा के। ट्रेडर सॉरी, इन्वेस्टर नहीं, इन्वेस्टर नहीं नुकसान से निकलता, ट्रेडर निकलता है। तो वो 90% क्यों निकलता है? यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबको ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। मून के 2 हाफ होते हैं, एक डार्क हाफ, एक ब्राइट हाफ। कितने लोगों को पता है कि मून बड़ा कब होता है? मून बड़ा कब होता है? पूर्णिमा पे। पूर्णिमा फुल होता है, पूर्णिमा के से 5 दिन पहले का मून और 5 दिन पहले का मून अच्छा है। अब 27 दिन में 11 दिन का मून अच्छा है। इसका मतलब यह है कि 60-65% लोगों की कुंडली में मून वैसे ही कमजोर है। यदि मून कमजोर है तो ट्रेडिंग मत करिए, आप ग्रीड में भी जल्दी आएंगे, आप फेयर में भी जल्दी आएंगे। सबसे पहला फैक्टर यही है, क्योंकि मन से ही आएगा सारा कुछ। झुंझुनवाला की कुंडली में मून और सूर्य का डिस्टेंस 120 डिग्री था, और आपके जो वारन बफे जी हैं उनकी कुंडली में मून और सन का डिस्टेंस 100 डिग्री है। तो यदि इस इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी कुंडली को एनालाइज करते हैं तो पता लगता है यार ये तो जबरदस्त कुंडली है। इसलिए ज्यादा पैसे बनाए। हाँ, मून इज द प्राइमरी फैक्टर, क्योंकि वो आपको पेशेंस दे देता है। सबसे पहली बात, 65% लोगों की कुंडली में मून खराब होता है। यहाँ पर भी जितने लोग बैठे हैं सबकी 65% की कुंडली में मून खराब होगा।
यदि मूड खराब है तो इन्वेस्टिंग में आइए, ट्रेडिंग में मत आइए। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि मूड कहाँ पर है आपका। फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड मतलब वो नहीं करें, और लंबा पीरियड निकालेंगे तो अपने आप सब ठीक है। हाँ, नहीं, इंट्राडे वाला तो फंसेगा सर। 12वां भाव देखेंगे, स्पेकुलेशन का भाव है, वहां पर पापर भाव है, तो आप चाहे जितने मर्जी, मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं सर, इतनी स्टडी करते हैं एंड लूज पता लगता है यार, पैसा 15, किसी ने साल का 15 लाख गवा दिया, किसी ने 10 लाख गवा दिया सिर्फ ट्रेडिंग में। तो मैं तो सलाह देता हूँ भाई लोगों, हाथ जोड़ के विनती है आपको, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हो, यदि कुंडली खराब है तो ट्रेडिंग मत करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सलाह भी देते हैं कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गोल्ड में करना चाहिए, सिल्वर में करना चाहिए, या गोल्ड सिल्वर में रेशो क्या होनी चाहिए, मीन यहाँ तक पता लग जाएगा कि कौन सी चीज ज्यादा मजबूत है, किस प्लेट की वेटेज ज्यादा है। जैसे शास्त्र ने बताया है कि मंगल आपका डिफेंस का कारक है ना, मंगल आर्म्स का कारक है, फायर का कारक है, शुक्र आपका लग्जरी का कारक है, ब्यूटी, एंटरटेनमेंट, जितना भी व्हाइट मेटल है सब शुक्र से आता है, प्लैटिनम, प्लैटिनम, ये वो सिल्वर सब शुक्र से आता है। गोल्ड के मैंने आपको कारक बता दिया है ना। फिर बैंकिंग के कारक है, मरकरी है, जुपिटर है, ये सारी चीजें देखते हैं कि कुंडली में कौन सा प्लैनेट वेटेज ज्यादा दे रहा है, उसके मुताबिक उसको, और उसका क्या आय भाव से संबंध बन रहा है, क्या धन से संबंध बन रहा है, क्या उसको इंडिया की मार्केट में काम करना चाहिए या यूएस की मार्केट में काम करना चाहिए, यहाँ तक बता देंगे, पता लग जाएगा सारा कुछ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मूड खराब है तो ट्रेडिंग नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, इन्वेस्टमेंट ही बताते हैं। होता क्या है, कुछ क्लाइंट्स आए, मैं आपको एक सिंपल एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक क्लाइंट आया मेरे पास, ट्रेडिंग कर रहा है, लॉस करवा रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, लॉस करवा रहा है। मैंने उसको बोला कुछ नहीं करना, महीने में 5 दिन ट्रेड करके लॉस कमाते हो ना, कहता हाँ। मैंने कहा इसको 3 कर दो, में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, 2 का लॉस आपका बच गया। उसने कोशिश की, 3 में से 1 में प्रॉफिट हो गया, नहीं 1 में प्रॉफिट हो गया, 2 में लॉस हो गया। फिर दोबारा किया, फिर इसको जब साल में एंड अप किया तो उसके ना यार ये तो बच गए, नहीं किया तो बच गए। लॉस मेकिंग से तो ज्यादा अच्छा ना साइड पे बैठे रहो, मार्केट तो लेवर करेगी आपको, मार्केट लगेगा यार ये ट्रेंड लाइन पे आ गया, यहाँ से इन्वेस्ट कर दो, पता लगता है अगले दिन ट्रेंड लाइन टूटी होती है। जब आपका समय खराब है तो सारी लाइनें टूट जाती है। ठीक है ना। तो नरेश जी का वीडियो है, नरेश जी का वीडियो यूट्यूब चैनल भी है, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों के पास यूट्यूब चैनल और इंस्टा के लिए, इंस्टा द्वारा आपके पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको अलग उनको जानता है, वो उनको कोई सब्जेक्ट का नॉलेज हो नहीं हो, ज़्यादा हो कम हो, इन्वेस्टर वो खुद वो सेम इक्विटी वाला समझने वाला इक्विटी में पैसा कम लगाता है, ज़्यादा लगाता है, ट्रेडिंग वाला ट्रेडिंग करता है नहीं करता है, गोल्ड वाला सिल्वर करता है नहीं करता है, फिर भी हैं बहुत सारे। एक सिंपल खाली टैग लाइन के लिए समझो कि ये इन्फ्लुएंसर है और मैं एडवाइजर हूँ, ओके। तो इन्फ्लुएंसर समझो, हम लोग 2 मिनट के लिए कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, ओके। तो इन्फ्लुएंसर पे कितना भरोसा करना चाहिए, और एडवाइजर आपके सामने बैठा है, आपको पूरी समझने की कोशिश करे, और ये सिर्फ से 1 मिनट कॉम्पिटिशन, ओके। सिर्फ अपना यूट्यूब पे अपना, नरेश जी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर है, ओके, इनका भी यूट्यूब चैनल चल रहा है, ओके। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के सब्सक्राइबर के लिए अपना चैनल चला रहे हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, ओके। अगर ऐसा होता तो शायद मैं नरेश जी तक भी नहीं पहुंच सकता, ओके, और यहाँ आपके सामने वो नहीं होते। तो ये इन्फ्लुएंसर कैसे है, वो कैसे है, हम कैसे, उसका भी कोई मुकाबला नहीं करना है, आपकी सिंपलिसिटी के लिए ले रहा हूँ। ये इन्फ्लुएंसर है, मैं एडवाइजर हूँ, मैं आपको समझ रहा हूँ, इनको आप समझने की कोशिश कर रहे हो, और मैं आपको 100% जानता हूँ, ओके। वर्सेस दैट आप इनके लिए आप पे कितना भरोसा करना चाहिए, हम पे कितना करना चाहिए, कंपटीशन, वो तो जनता जवाब देगी। अब मैं आपको जवाब दूं इसका, ये पता क्या करेंगे, ये आपके पास आएंगे और उसके बाद नहीं, आपका वीडियो लेके मेरे पास आए, ये आपके पास आएंगे, आप इनको एडवाइस करोगे। सर बहुत साल से ट्रेडिंग किया, बहुत लॉस भी हुआ, 10 साल लॉस हुआ होगा। एस्ट्रोलॉजी के उससे 10 गुना कमा लिया 2 महीने में, ये महीने में 22-23 लाख रुपए कमाया होगा खाली एस्ट्रोलॉजी, और कुछ नहीं। एस्ट्रोलॉजी प्योर 100% एस्ट्रोलॉजी। हाँ, कोपर में ही कमाया 12-13 लाख रुपए, ओनली एस्ट्रोलॉजी, और कुछ भी नहीं, नो टेक्निकल। कोपर में हमारी कहा थी 960 पे एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी मैं बोलता हूँ, नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे निफ्टी डाउन होगा, वेडनेसडे थर्सडे अप होगा, फ्राइडे डाउन होगा। प्योर एस्ट्रोलॉजी है,
प्योर एकदम। मैं आपको पिछले 20 दिन का दिखाता हूँ कि 20 दिन क्या हुआ था और सेम हुआ था। बराबर प्योर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी प्योर एक्टिव। हर महीने में 10, 15, 20 तारीख अप होता है निफ्टी, श्योर होता है। आप कभी भी जाके देख लो, हर महीने का 10 तारीख, 15 तारीख और 20 तारीख निफ्टी अप ही होता है। एक मिनट, मुझे बोलना है, कल मैंने टेक्निकल वाले को कॉल किया कि भाई स्टॉप लॉस फिगर होगा लेकिन मैं होल्ड कर सकती हूँ, 2-3 रुपए नीचे आएगा। आई हैव 20 लॉट्स ऑफ कॉपर और मैंने पोजीशन लिया एज ए इन्वेस्टर लाइक मिड टर्म 6 महीने का मेरा मतलब है। मेरे सब सिल्वर के पीछे भाग रहे, सिल्वर को 2 लटाई ले, तो थोड़ा पैसा मैंने कॉपर में डाइवर्सिफाई किया। 112 का कॉपर 1000 पे आ गया। लास्ट स्टॉप लॉस वाज 998 मेरे दिमाग में था, जो प्रीवियस मार्केट लो हुआ था तभी। तो मैंने पूछा आपको, उन्होंने बोला मैडम एग्जिट करो। मैं बोली इतना 12 लाख रुपए लॉस बुक करो। फिर मैंने आपको कॉल किया, आपने मुझे मैसेज डाला होल्ड इट। 10 बजे मार्केट विल बी चेंज एंड 1012 का कॉपर 1010 मेरा मतलब कल का पोर्टफोलियो 18 लाख माइनस दिखा रहा था, रिवर्सल होकर 3.5 लाख रुपए पे आया हुआ है। मतलब ये प्रॉफिट ही ना, आप लॉस बुक कर रहे हो, लॉस बुक नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी के ऊपर फेथ करते हो तो ब्लाइंडली फेथ करो, ठीक है। मैं टेक्निकल भी ऐसे नहीं, मैं ब्लाइंडली जब मुझे पॉजिटिव लगता है, इनका प्रेडिक्शन 1 वीक प्रायर आ जाता है। 1 वीक प्रायर, नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, दे सेंड मी ऑन एवरी संडे। जब मेरे को सिग्नल मार्केट से आता है और इनका भी सिग्नल पॉजिटिव है, और जब मेरा माइंडसेट मेरे को बोलता है कि बाबा कूद जा, तब मैं कूदती हूँ। पैसा बनाना इतना सर, एक साल में जितना पैसा बनेगा ना उतना एस्ट्रोलॉजी पे 1 महीने में बन जाएगा। नहीं, पता क्या है, मैं ये प्रेज नहीं कर रहा, ये तो चलो खैर जनता बताती है आपको। સાહેબ 10 થી વધારે બધા ન્યુમરોલોજી એસ્ટ્રોલોજી બધા માસ્ટરને મળ્યા છે, એટલે ઘણી ઇફેક્ટ જોરદાર કરે છે અને કોઈ સવાલ જ નથી આમાં આંખ બંધ કરીને કરી શકો છો એસ્ટ્રોલોજીની તાકાત પર તમે બિંદાસ। અમારો મોટો અનુભવ છે, એટલે કોઈ જાત હા અમે સ્પેશિયલ વલસાડથી આવ્યા છીએ અને જલંધર બી જવાના છીએ મળવા, એટલે ખરેખર મજા આવી છે અને આમના એસ્ટ્રોલોજી પર ફૂલ ભરોસો કરજો બધા। ઓકે સાહેબ। નરેશજી મારે વ્યક્તિગત રીતે એવું કશું નથી કે નરેશજીનું બહુ સારું છે એસ્ટ્રોલોજીની અંદરમાં, પણ જેમ કે मैंने दुर्गेश जो अभी क्वेश्चन किया कि एक तरफ है एडवाइजर और एक तरफ है इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब या इंस्टा या व्हाटएवर कोई भी एक सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर है, तो उसमें मैं एडवाइजर के ऊपर करूंगा, क्योंकि ज्यादातर मैंने वही देखा है कि यूट्यूब में काफी सारे इन्फ्लुएंसर है, वो उन्होंने अपनी वेल्थ बनाई है या उन्होंने डेप्रिसिएट किया है वो तो वही जाने, लेकिन फेक उनका प्रॉफिट लॉस का अकाउंट दिखाते हैं या व्हाटएवर कुछ भी दिखा करके वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। उनका मोटो यही रहता है कि मैं मार्केट से पैसा नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब से पैसा कमा रहा हूँ। पीछे गोल्ड सिल्वर की तख्ती लगी होगी यूट्यूब की, तो उससे उसको पैसा मिल रहा है। उसका मोटो यही है कि मेरे व्यूअर्स बढ़े, मेरी चैनल और लोग सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक्स मिले, कमेंट मिले, उसका मोटो वही रहता है। उसको ये नहीं है कि मार्केट में आप उसका देख करके काम करो, आप कमाओ या ना कमाओ। जबकि एक एडवाइजर रहेगा, वो एडवाइजर आपको जानता है, वो आपको सही में गाइड करेगा, उसके पास में वो एक व्यू होगा जो जनरली हमारे पास में नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो एक टीम रहती है या तो उनके साथ में जो भी है उनको मान लीजिए ना कहीं तो ऐसा भी रहता है कि जो कुछ अच्छे एडवाइजर रहते हैं उन्हें किसी कंपनी का उनका इनसाइड का भी कुछ मालूम रहता है। इनसाइडर ट्रेडिंग कंपनी मैनेजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एक एडवाइजर जानता है कि कोई कंपनी के लिए क्या न्यूज़ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि एडवाइजर ज़्यादा रहेगा, ना कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सर गुड आफ्टरनून, मैं संजय पारिक आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं नमस्ते। नरेश जी के साथ में, और अभी रिसेंटली करीबन महीना पर हुआ होगा मैं इनसे जुड़ा हूँ। मैं तो कल की ही मैं एक घटना बताता हूँ। मैं जब ये गोल्ड और सिल्वर डाउन थे, और कल ही मैंने मॉर्निंग में परचेज किया था, शाम होते होते एटलीस्ट मैं अप्रोक्सीमेटली 9 लाख के आसपास लॉस में था। तो जब इनको मैसेज किया नरेश जी को और बताया इन्होंने कि होल्ड कर लो, एंड दैट 9:30 बजे से रिटर्न किया है गोल्ड और सिल्वर ने, एंड दैट राइट नाउ आई एम इन 2 लाख रुपीज लॉस। बट नरेश जी ने जैसे कि एडवाइस दिया है कि इट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीक ओनली, एंड दैट इट विल बी इन प्रॉफिट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक जो है
कि गोल्ड और सिल्वर दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं। थैंक यू। फाइन आप सर देखिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन कमाई की एक बात हुई है कि यूट्यूब से कितनी कमाई होती है। मेरा चैनल 5 जनवरी 2023 को शुरू हुआ, 3 साल हो जाएंगे, 1000 के ऊपर वीडियो है। आप 1000 की वीडियो की प्रोडक्शन की कॉस्ट देखिए, उसके पीछे का एफर्ट देखिए, रिसर्च का टाइमिंग देखिए। यूट्यूब आपको आसानी से पैसा नहीं देता है। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर कर दूंगा। यूट्यूब महीने में ज़्यादा से ज़्यादा $500 देता है, $500। और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उतने समय में कुंडलियां एनालिसिस करके, कुंडली सिर्फ एनालिसिस करके कम से कम $2000 कमा लेगा, बड़े आराम से। एक कुंडली के एनालिसिस की फीस 31 रुपया, आधा घंटे का समय लगता है। एक वीडियो बनाने को 6 घंटे का समय लगता है। आपके सामने कल रिसर्च की हमने राहु वाली, 4 घंटे लगे। उसको अब प्रैक्टिकल शेप देंगे, रिकॉर्ड करेंगे, एडिट करेंगे, फिर ऊपर आएंगे। पैसा कमाना यूट्यूब से मकसद नहीं, मेरा तो खैर नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत जगह से आ रहा है। मैं एक अच्छी खासी जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ। और जो लोग पीछे वो लगा लेते हैं, वो मेरे पास भी है, वो मैंने कभी नहीं लगाई, मेरे पेज पे भी नहीं लगी हुई। और मेरे पेज का कवर पे ही देखोगे ना, यहाँ पर बैठे हुए भाई साहब एक भोपाल से हैं, आपने मेरे को बोला था कि इसकी मार्केटिंग करो। मुझे नहीं करनी है, मुझे तो जो भरोसा करेगा वो अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसके ऊपर लिख सकता हूँ बड़ा इंडिया लीडिंग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर, नहीं लिखूंगा। जिसको आना है वो खुद आएगा, जिसको भरोसा है वो आएगा, जिसको नहीं आना वो नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा सबसे यही एडवाइस है कि एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लीजिए। मैं वीडियो में भी यही कहता हूँ, हर व्यक्ति का रिस्क एपेटाइट अलग है, हर व्यक्ति का जो है वो पोर्टफोलियो अलग है, हर व्यक्ति का टारगेट अलग है फाइनेंशियल। तो उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर आपको चाहिए। इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट। हाँ, इतनी जरूर हम मदद कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी देखकर कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सबको करते हैं। जितने क्लाइंट्स हैं सबको बताते हैं। अदरवाइज सिर्फ इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पहले फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन होता है, आपको लगता है कि आपको एक चीज सूट करती है, मैं एक बार बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि गोल्ड में को सूट नहीं करता, बताते हैं कि गोल्ड क्यों नहीं सूट करता, जुपिटर अष्टम में पड़ा, छठे में पड़ा, गोल्ड गिरा देगा आपको। हालांकि लॉन्ग टर्म का अमित जी ने बताया कि लॉन्ग टर्म में हमेशा देता है, लेकिन पेशेंस नहीं होता। वो बोला पेशेंस भी तो गुरु से ही आएगा ना। वो पेशेंस जब नहीं है तो अल्टीमेटली लॉस में निकलता है, लॉस मेकिंग में निकलता है। तो क्या गोल्ड लॉन्ग टर्म में शूट नहीं करता या फिर सट्टेबाजी में नहीं करता, ये भी तो देखना पड़ेगा। कुंडली एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, बताएंगे, फिर आपको गाइड करेंगे, ब्लाइंडली गाइड नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हर वीडियो में डिस्क्लेमर भी होता है, बोलता भी हूँ मैं तो ये बोलता हूँ इसको एज ए टूल यूज करिए, मेरे को मत भरोसा करिए, डाटा के ऊपर भरोसा करिए। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर बताया, सेम डाटा यूट्यूब के ऊपर जा रहा है, सेम वीडियोस के ऊपर जा रहा है, सब कुछ सेम जा रहा है, कहीं कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कोई वीडियो प्रीमियम पे नहीं है, कोई भी वीडियो, एक वीडियो प्रीमियम में लगाओ ना, जिस तरीके का कंटेंट हम बना रहे हैं, महीने का 1000 लूँ, 4 वीडियो डालूं, 1000 सब्सक्राइबर होंगे ना तो 10 लाख रुपये महीना आएगा। सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर। यू आर डूइंग फॉर फ्री करेंगे, सबको बताएंगे, सबका पैसा बचना चाहिए, सबका मेहनत का पैसा है। नहीं लगाएंगे, प्रीमियम पे नहीं लगेगा आपको, कभी मेरे पेज के ऊपर वीडियो प्रीमियम पे नजर नहीं आएगा। इंटेंशन साफ है, यूनिवर्स कहता है कि जो आप करोगे वापस आ जाएगा। अपना फायदा सोचें सर, अपना सामने वाले का फायदा सोचेंगे, अपना भगवान खुद कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंटमेंट तो होती है ना। So as per the investment strategy, your understanding, your belief, your risk appetite, आपको ट्रेड करना है, आपको 1 डे ट्रेड करना है, आपको 1 आवर ट्रेड करना है, आपको 1 महीने के लिए ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेडर के लिए तो 1 दिन भी लॉन्ग टर्म है और इन्वेस्टर के लिए 10 साल भी कम लगता है। सो आपका भी क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं कौन से प्रोडक्ट के लिए, कौन से सेक्टर के लिए, कौन से स्टॉक के लिए, कौन से म्यूचुअल फंड के लिए, कौन से ETF के लिए, कौन सी कमोडिटी के लिए मैं कितने टाइम के लिए इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट से मुझे कितना चाहिए और ये कितना दे सकता है। अगर मैं गोल्ड में आज इन्वेस्टमेंट करूँ, ETF में करूँ, SIP में करूँ, हमारा PMS भी है, मल्टी एसेट अपर कास्ट ग्रोथ फंड करके, जिसमें कमोडिटी इज पार्ट ऑफ दैट एसेट फंड। वहाँ पे हम लोग हमारे हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से कस्टमाइज bespoke बना के उसको हम लोग वहाँ पे भी कवर करते हैं, ETF वहाँ भी कवर करते हैं। हमारे इंटेंशन वहाँ पे 5% के लिए जा रहा हूँ, मैं 10% के लिए जा रहा हूँ, मैं 20% के लिए जा रहा हूँ, मैं 30% के लिए जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से 30 विल बिकम मोर ग्रेडी एंड
little aggressive expectation from the market or commodity. आपकी क्लैरिटी एज एन इन्वेस्टर भी बहुत जरूरी है. जैसे इन्होंने बोला मुझे आई वांट टू ट्रेड, इन्होंने बोला मैं कॉपर में जाना चाहता हूँ. कॉपर किसको समझ आती है? सिल्वर समझ नहीं आती है. कॉपर हर किसी की बात बस की बात नहीं है. जिंक में लोग ट्रेड करते हैं, कोई फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, कोई ऑयल में ट्रेड करते हैं. उनको जो सूट करता है. कोई बोलते हैं मैं स्टॉक में रोज खेलता हूँ, कोई बोलते हैं मैं सिर्फ डेरिवेटिव पे काम करता हूँ, कोई बोलते हैं मैं सिर्फ बुलियन पे काम करता हूँ, कोई बोलते हैं मैंने आज तक SIP नहीं किया, कोई बोलते हैं मेरा पूरा जितना भी पैसा पड़ा है सिर्फ SIP में पड़ा है. सब अलग कैटेगरीज है. 140 थे, अभी तो मेरे ख्याल से 50 भी हो जाएंगे. 140-50 करोड़ की जनता हो जाएगी. हर किसी की अलग अलग नीड होती है. तो दैट नीड एनालिसिस ऑल्सो टू बी डन एंड स्कैन फर्स्ट फ्रॉम योर साइड. हर कोई ऐसा बोलता है कि नहीं एडवाइजरी सब कुछ करेगा, या फिर इन्फ्लुएंसर सब कुछ करेगा, या फिर ज्योतिषी जी सब कुछ करेंगे, या फिर वही लोग सब करेंगे. आपका क्लैरिटी के साथ आप सामने टेबल पे आपकी रिक्वायरमेंट डालो. आपको वहाँ से ट्रस्ट आ रहा है, आपको वहाँ से सॉल्यूशन आ रहा है, वहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है. बेस्ड ऑन दैट not just an upper crust or we, okay, you should have a trustworthy partner, trustworthy influencer को जानने के लिए सिर्फ स्क्रीन पे नहीं. बट इसीलिए आज यहाँ पे हमारे पास वलसाड़ से बाहर से हमारे पास गेस्ट है डॉक्टर पहाड़िया. उनको भी मैं वेलकम करता हूँ और उनके लिए एक बड़ा राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए. ही ऑल्सो वन ऑफ एज ए पीडियाट्रिशियन ऑल्सो उन्होंने एक अच्छा काम कर रहे हैं कि उनकी डॉक्टर फैटर्निटी में वो ऑलमोस्ट मिनिमल फी लेके उनके पैसे ठीक से ठीक ठाक मैनेज करने के लिए ही हैज टेकन दिस एज एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डॉक्टर फैटर्निटी फ्रॉम जबलपुर. So he has also come to meet and interact with people like us and Naresh ji to stay with him for 1 or 2 days. So this was an attempt from our side to present you all the possibilities, all the things which can influence your today's investment, your today's portfolio, your today's decision for your better tomorrow was our intention and we aptly did that. और कुछ अगर चीज़ इसमें बाकी रह गई होगी तो वी कैन कवर अप दैट इन आवर अपकमिंग सेशंस. इसमें हम लोग ये बातें करेंगे. नरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. सो नाइस ऑफ यू. वी हैव अरेंज ए डिलीशियस लंच फॉर यू. उसके पहले 1-2 इंक्वायरी है, बातें करनी है आपको. ठीक है, फाइन, ओवर टू यू. First of all, many congratulations, Durgesh ji, for arranging such a wonderful seminar. Really thanks for you and a very different topic. बहुत कुछ मिला और जैसे आपने बताया क्वेश्चन कि कहाँ पे ट्रस्ट करना चाहिए, तो मैं अराउंड 70-80% एडवाइजर पे ट्रस्ट करूँगा एंड 20-30% इन्फ्लुएंस. और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर में 10 आउट ऑफ आपको जहाँ भी ठीक लगे बराबर. इन्होंने जो बोला पीछे 10 आउट ऑफ 8 ऐसा फेक इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे 20-20% ऐसे सर जैसे हो सकते हैं. तो आपको जानना है कि इसमें से कौन से फेक है, कौन से अच्छे. टाइम टेकिंग प्रोसेस है. बहुत सारे डिजिटल क्राइम होते हैं कि बहुत सारे पेपर में पढ़ते हैं जो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब से होते हैं. अलग अलग चैनल से जुड़ने के बाद आपके साथ क्या होता है, बहुत सारे साइबर क्राइम होते हैं. लेकिन देयर आर गुड पीपल लाइक नरेश जी जो अच्छे इन्फ्लुएंसर है. ऐसे नहीं कि लोग अपने लाइक्स और इसको बढ़ाने के लिए या यूट्यूब से कमाने के लिए करते हैं. सो आपको आगे जाके पता चल जाएगा. एंड ये जो यंगस्टर, इनको भी मैं बोलूँगा, एक जस्ट यंगस्टर को भी मैं बोलूँगा कि ये सही है, इन्होंने बहुत कमाया बराबर है, लेकिन मैंने 20 ईयर से देखा कि ट्रेडर्स जो होते हैं ये ऐसे अपने जवानी के जोश में इन्होंने शॉर्ट टर्म में कमाया. ऑल द बेस्ट फॉर टू गाइस. बट नॉर्मली देखा गया है कि प्लीज ऐसे एक ही मैटर में या जो भी सिल्वर गोल्ड एक ही में आप मत करो. डाइवर्सिफिकेशन को और एडवाइजर जैसे दुर्गेश जी के उनके साथ रहिए. ये मेरा मानना है. थैंक यू सो मच. સાહેબ એક તમને વાત કહું છું નાનીથી. અમે અનુભવ અમે ઘણા લીધા છે. ઉંમર અમારી થોડી નાની છે, પણ એક તમને સલાહ આપું છું. તમે આટલું બધું ફંડ મેનેજ કરો છો તો આ નરેશજી જેવા 5-10 ખાલી ટ્રાય કરજો. હું તો નથી કહેતો કે એમનું ફોલો કરવાના, આપણે ટ્રાય કરજો ખાલી. આ બધા મારા પાસે મુકેશ અંબાણી જે પંડિત છે એના છે, સંજય ચુમાણી સાથે ફોટા છે, હું તમને શેર કરું છું હમણાં. બધાના હું 10 ટોપ એસ્ટ્રોલોજરને મળ્યો છું. એનો ખાલી તમે આટલું બધું ફંડ મને મેનેજ કરો છો તો ખાલી આવા 10 લોકોને સાથે રાખજો. પછી રિઝલ્ટ આમ બધા બેઠા છે એને મને ખાલી 10 પણ રિઝલ્ટ ના મળે તો મને કહેજો તમે વર્ષમાં. આ બધાનો ખાલી ટ્રાય કરજો, થોડુંક સપોર્ટ દેજો, મજા આવશે તમને. હું તમને તમારા બાજુ બી નથી, નરેશની બાજુ બી નથી. એક આ તમને સલાહ આપું છું. बराबर. फ्री इंटरेक्शन,
कंपटीशन विद द फ्रेंड्स विद मी, फ्रेंड इन इनवाइटेड बाय मी, ये सब पूरे ओपन हार्टेड चैलेंजेस थी। एंड ये हमारे एकदम प्रयास था कि हम लोग अनबायस वे पे आपके साथ कैसे पहुंच पाए। सो अलग अलग श्रद्धा भक्ति के हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विथ द चॉइस ऑफ द कमोडिटी, चॉइस ऑफ the weightage or an over weightage to an any commodity, sir, is pure individual. मेरा કોઈ પણ પ્રોડક્ટમાં ટ્રાય કરજો, બધામાં ટ્રાય કરજો। So कई बार तो अच्छा सीखने का मौका तो बहुत बार गिरने के बाद ही आता है। सर वहाँ तक देखा था तो गिरना भी बहुत सर जरूरी वहाँ तक देखा था कि गिरना भी बहुत जरूरी है। कल भाई ने टाटा और स्टील गिरने के लिए भी एक पूरा प्रोसेस भी फॉलो करना जरूरी है। आपको टनल क्रॉस करनी पड़ेगी। टनल क्रॉस में हर अलग अलग एक्सपीरियंस। दुर्गेश इनको थोड़ा सा ट्रैक करेंगे। ऐसा कई बार होता है कि हम भी गलत होते हैं, हम भी इंसान है, गलती हमसे भी हो सकती है, पढ़ने में भी गलती हो सकती है, उसको इंटरप्रेट करने में भी गलती हो सकती है, हम भी गलत होते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि हम यदि एस्ट्रोलॉजी सीख ली है तो हम सबसे सुपीरियर हो जाएंगे। हमारे से भी गलती होगी, आपसे भी होगी, लेकिन सर आप पे ज्यादा प्यार बरसता, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोशिश यही रहती है कि इन डेप्थ में जाकर क्लैरिटी के साथ बताया जाए और डिस्क्लेमर साथ में देते हैं। वो तो म्यूचुअल फंड हाउस वाले भी देते हैं Disclaimer सब्जेक्ट तो टू मार्केट रिस्क। और अब एक और चीज है इसमें, जैसे ये बता रहे हैं निफ्टी, आपके साथ बात हुई थी 18 अक्टूबर के बाद ठीक नहीं लग रहा है ना, उसके बाद मुझे लगता है बहुत सारा ज्यादा अपसाइड नहीं है, ऊपर हिट किया 18 अक्टूबर के बाद ही किया। जिस दिन गुरु ने चेंज किया, राशि कर्क में आए, ऊपर गया 9:39 पे रात को चेंज हुआ था। अगले दिन सैटरडे संडे था, फिर दिवाली आ गई, फिर अगले दिन बड़ी प्रतिभा की छुट्टी आ गई, 3 दिन उसने मूव दिया ऊपर को, वहां से नीचे। अभी भी फिलहाल निफ्टी वीक लग रहा है। अब देखिए रात को डाउ भी डाउन बंद हुआ है, इक्विटी अभी भी फॉल करेगी। कुछ लोगों ने ट्रेड किया होगा इसमें, इक्विटी अभी भी फॉल करनी चाहिए। 4 दिसंबर के बाद मुझे लग रहा है कि इक्विटी दोबारा ठीक हो जाएगी। यहाँ से रैली करेगा तो ठीक ठाक रैली कर जाएगा, फिर अगले साल जून के बाद संभल जाएगा। फिर मुझे ठीक नहीं लग रहा है इक्विटी। अब कोशिश ये है डाटा विद द प्लानिटरी पोजीशन, डाटा विद द प्लानिटरी पोजीशन ये क्या कहता है, यदि 10 में से 7 बार बोल रहा है। आपको याद है मेटल्स के ऊपर कॉल दी थी हमने, किसने वो मेटल वाला वीडियो देखा था? मेटल के ऊपर एक वीडियो था 14 जुलाई को, 13 जुलाई को मेटल के ऊपर एक वीडियो डाला कि शनि वक्री होने जा रहे हैं, मेटल इंडेक्स भागना चाहिए। क्यों भागना चाहिए? क्योंकि पिछले 10 में से 7 साल ऐसा हुआ कि मेटल इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म कर गया। 14 जुलाई के बाद का डाटा निकालिए, आज का डाटा निकालिए, निफ्टी 4% के गेन पे है, मेटल इंडेक्स 16% के गेन। तो यदि पिछला डाटा बोल रहा है कि मेटल इंडेक्स भागेगा तो उसके ऊपर रिलाई करेंगे, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। मैं खुद नहीं करता, मैं एस्ट्रोलॉजर, मैं उसको डाटा के साथ चेक कर रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि 15 जनवरी के बाद डिफेंस भागना चाहिए। डिफेंस इंडेक्स आप देखिएगा, 2 बार का पिछला डाटा मैंने चेक किया है, क्योंकि इंडेक्स पुराना नहीं है बहुत ज्यादा, तो डाटा बोलता है कि 15 जनवरी से लेकर 15 अगस्त के बीच में डिफेंस अच्छा खासा गेन दे जाएगा। तो वहां पर एक बैट लिया जा सकता है, कैलकुलेटिव बैट, डिफेंस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। फाइन। सो टू सिंप्लीफाई, टू समराइज एवरीथिंग, हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको हमें 6 महीने में, 1 साल में एक बार एडवाइजर के साथ, या आप जिसको ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो एडवाइजर की टीम के साथ, आपको वो पोर्टफोलियो देख लेना चाहिए। आपके रिस्क के हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग और उसके साथ जो भी इंटरेक्शन आता है वो इसके हिसाब से फाइन ट्यून कर लीजिए। जैसे नरेश जी ने और अमित जी ने बताया, आपका स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सिल्वर पे, गोल्ड पे, इक्विटी पे, बॉन्ड पे, फिक्स्ड डिपॉजिट पे, या कोई भी एक पर्टिकुलरली स्टाइल पे अगर आप ओवरवेट करोगे तो आपको आज नहीं तो कल दिक्कत आ सकती है। सो अवॉइड टेकिंग टू मच रिस्क, क्योंकि रिस्क ऑलरेडी हर जगह पे अलग अलग मात्रा में, अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है। आप रिस्क के साथ एडिशनल रिस्क लेके आपकी लाइफ रिस्क पे मत करो। आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पैसा का ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट विल हेल्प यू टू लिव द सस्टेनेबल लाइफ। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलेगा जब आपका पैसा एक राइट साइज से, राइट अमाउंट पे, राइट पेस से ग्रो हो सके। सो आज का इंटेंशन हमारा यही था कि आप लोग को आपका एक अलग नजरिया पेश कर